हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जीन एक्सप्रेशन, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन, देखिए बेटे, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है। देखिए डीएनए बेटा, ये हम लोगों ने एक डीएनए बना लिया। ह्यूमन डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड होगा। ये एक जीन हो गया। जीन में बेटा एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है, और ये रहा जीन। यू नो दैट हर एक जीन बेटा क्या करता है, एक एमआरएनए बनाता है। एक एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आकर के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन के पास अपनी कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। शो एनी ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या हो गया, लक्षण। क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, लक्षण बोलते हैं। कोई भी लक्षण, कोई भी कैरेक्टर शो हो जाएगा। जीन मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। ये वे होता है जीन के एक्सप्रेशन का। जीन एक्सप्रेशन के बारे में अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन कैन एक्सप्रेस itself as a trait by forming प्रोटीन। प्रोटीन बनाकर ही जीन अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस कर सकती है। ओके बेटे, जीन को हम कैसे रेगुलेट करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे या ना करे। देखिए ये बेटा, ये चीज तो डिपेंड होती है सेल की नीड के ऊपर। सेल की जो जरूरत है उसके हिसाब से कुछ जीन को कंट्रोल करना होता है कि वो प्रोटीन बनाए या प्रोटीन ना बनाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आप किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हो, और अगर आप अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज करते हो तो आपकी बॉडी में भी तो चेंजेस आएंगे। तो उन चेंजेस की वजह से जो आपकी बॉडी में एडॉप्टेशंस आएंगे वो किसी ना किसी प्रोटीन की वजह से आएंगे। इसका मतलब आपके पास पहले से जो जीन थे वो उस टाइप की प्रोटीन नहीं बना रहे थे, लेकिन आपने जब अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन बदली तो वो जीन एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ऐसी प्रोटीन बनाई जिससे आप उस एनवायरमेंट कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट कर सको। जब आप प्यूबर्टी से पहले की एज में होते हो तो आपकी बॉडी में कुछ अलग चेंजेस होते हैं, और जैसे ही आपकी प्यूबर्टी एज आती है तो कुछ अलग चेंजेस होने लगे। ठीक है, कुछ अलग हार्मोन का सेक्रीशन होने लगा, बॉडी में अलग कुछ फंक्शंस होने लगे। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास जीन थे, क्या पहले नहीं थे, बट वो रेगुलेटेड कंडीशन में थे। उनको रेगुलेट किया जा रहा था, वो रोके जा रहे थे कि प्रोटीन उस तरीके की ना बनाए। लेकिन जैसे ही आपकी प्यूबर्टी एज कंप्लीट हुई तो वो जीन एक्टिवेट हो गए और उन्होंने अपना फंक्शन शुरू कर दिया। डिफरेंट टाइप के एंजाइम एंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सेक्रीशन शुरू कर दिया। ये जो रेगुलेशन होता है जीन का एक्सप्रेशन, ये डिपेंड करता है कि बाहर कौन से चेंजेस हो रहे हैं, सेल की क्या एक्चुअल में नीड है। तो नीड के हिसाब से ये कंट्रोल होते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप लिख सकते हैं, रेगुलेशन means to control some gene, कुछ जीन को, सभी नहीं, some gene to form प्रोटीन और नॉट, वो प्रोटीन बनाए या ना बनाए। कब, अकॉर्डिंग टू द सेल नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल की जरूरत के हिसाब से उसमें रेगुलेशंस होते हैं। ये बात बेटा समझ में आ गई है। तो ये रेगुलेशन शुड बी कंट्रोल, किस बेसिस पे कंट्रोल हो सकते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं शुड बी कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ किन बेसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला देखिए, किस तरीके की नीड हमें हो सकता है एनवायरमेंटल नीड, इस नीड के हिसाब से हो सकता है डेवलपमेंटल नीड हो, और हो सकता है फिजियोलॉजिकल नीड हो।
फिजियोलॉजिकल नीड हो। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और देखिए यहां पर कि सारे जीन एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं। जिन जीन की जरूरत पड़ती है वही जीन एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो नीड टू एक्सप्रेस जीन एट वन। अगर बात समझ में आ गई है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, कि ये रेगुलेशन जो जीन का एक्सप्रेशन है, मींस वो प्रोटीन बनाए या ना बनाए, इसको हम किन किन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग बेटा ये पढ़ेंगे कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दो तरीके की हमारे पास सेल हैं। दोनों तरीके की सेल्स में जो रेगुलेशन होता है वो डिफरेंट वे में होता है। अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की, अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, हम सबकी बॉडी में जो सेल होती हैं वो कौन सी सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल। अगर एक यूकैरियोट का डायग्राम बनाया जाए तो ये एक सेल हो गई, और आपको पता है सेल के बीच में इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका डीएनए हो गया, और डीएनए हमेशा क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लेवल हैं जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल करने के, उसको हम कहां पर बेटा कंट्रोल कर सकते हैं कि डीएनए से आरएनए ना बनने दिया जाए। तो पहला कंट्रोल बेटा हम कहां कर सकते हैं, फर्स्ट कंट्रोल इन यूकैरियोटिक सेल, वो है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन अगर हम ना होने दें तो वो जीन मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती है। डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो जब मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से तो वो इमेच्योर फॉर्म में बनता है, उसको कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए कैसे होता है कि इस तरीके से यहाँ पर कुछ रीजन्स होते हैं जिनको एक्सॉन एंड एंट्रॉन कहते हैं। तो ये कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और अलग करके फिर उसको एक मैच्योर फॉर्म में आरएनए तब बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, जैसे कैपिंग हो गया एंड स्प्लाइसिंग हो गया। स्प्लाइसिंग के बाद जो आरएनए तैयार हुआ वो इस तरीके से हुआ, ये एमआरएनए हुआ, और ये मैच्योर फॉर्म में है। एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है, इस लेवल पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा लेवल हो जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल। इस लेवल पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो एचएनआरएनए बना है उससे मैसेंजर आरएनए ना बनने दिया जाए। अब आपको ये पता है कि जो मैच्योर फॉर्म में आरएनए बन जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ता है, न्यूक्लियस से बाहर लाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होनी है, उसके साइटोप्लाज्म में होनी है, सेल के साइटोप्लाज्म में होनी है। तो इस लेवल पर बेटा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने ही ना दें तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। तो इस लेवल पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा लेवल बेटा क्या हुआ कंट्रोल का, एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा कंट्रोल क्या है, चौथा कंट्रोल ये है कि अगर ये तीनों काम हो जाएं, हम चौथे काम में ट्रांसलेशन ही रोक दें। तो ट्रांसलेशन लेवल पे हम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन लेवल।
ट्रांसलेशन कब होता है? ये मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए पर इस तरीके से आकर के राइबोसोम जुड़ते हैं। ये क्या है? राइबोसोम। और ये स्ट्रक्चर बना है पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। और अब ये क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और जिससे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। यही तो पढ़ा हम लोगों ने कि ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन बनेगी। तो इस लेवल पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो यूकैरियोट में ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि इन 4 लेवल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, यूकैरियोट सेल में तो आपने देख लिया, और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, इस सेल में सिर्फ 2 लेवल ऐसे हैं जहां पर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला लेवल क्या है बेटा? फर्स्ट लेवल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम कर सकते हैं, और दूसरा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है, मींस न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसलिए सिर्फ 2 लेवल होते हैं कि डीएनए से आरएनए ना बनने दिया जाए, अगर आरएनए बन गया है तो उससे प्रोटीन ना बनने दी जाए। इन 2 लेवल पर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं टाइप ऑफ जीन। जीन कितने तरीके के होते हैं? ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, ये इसका प्रमोटर और ये इसका टर्मिनेटर, और ये जीन जो होगा रेगुलेटर जीन है, और फिर ये एक एमआरएनए बनाएगा, ये रहा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन, प्रोटीन बनी, ये रही प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगी? रेगुलेटर प्रोटीन कहलाएगी। रेगुलेटर प्रोटीन कहलाएगी। इस रेगुलेटर प्रोटीन का फंक्शन होता है कि दूसरे जीन को कंट्रोल करना, विच कंट्रोल स्ट्रक्चरल जीन। किसको कंट्रोल कर रहा है? ये स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके का ये जीन हो सकता है रेगुलेटर जीन। दूसरे टाइप का जो जीन है, ये तो 1 हो गया। दूसरे तरीके का जो जीन होगा उसे हम बेटा क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये डीएनए, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, और ये इसका टर्मिनेटर। इससे भी बेटा क्या बनेगा? एक तरीके का मैसेंजर आरएनए बनेगा, एमआरएनए बना इससे, और इस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगी। ठीक, ये प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन क्या होती है? एक एंजाइम होती है। एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस वाले जीन को, इस स्ट्रक्चरल जीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वाली प्रोटीन कर रही है, रेगुलेटर प्रोटीन इसको कंट्रोल कर रही है। रेगुलेटर जीन वो होता है जो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जो एंजाइम का फॉर्मेशन कर सके। एंजाइम भी बेटा एक प्रोटीन है। देखिए बेटा, थोड़ी सी और बातें को सीखते हैं हम लोग। क्या है बेटा? ये एक रेगुलेटर जीन है, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, नॉट इन एनी कंट्रोल। ये दूसरों को कंट्रोल करता है, खुद किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ये बेटा एक रेगुलेटर जीन है, तो ये एक एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से एक बनेगी प्रोटीन। क्या बनी? प्रोटीन बनी। अच्छा देखिए, ये बेटा प्रोटीन हमने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया हमने रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, ये रेगुलेट करेगी। तो हो सकता है 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं। पहला केस ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करे। ठीक है, कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस करे। अगर एक्सप्रेस करेगी तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चरल जीन से को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा?
प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगी। बात समझ में आई? अलाउ टू फॉर्म प्रोटीन फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन। ठीक बेटा। और ये जो कंट्रोल हुआ, इस कंट्रोल को हम क्या कहेंगे? एक पॉजिटिव कंट्रोल तो है। ये एक तरीके का देखा जाए तो कैसा कंट्रोल है? ये एक पॉजिटिव कंट्रोल है। और इसमें जो प्रोटीन बनी, उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर प्रोटीन। एक्टिवेटर प्रोटीन। जो रेगुलेटर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस करेगी तो वो स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा लेगी, और वो प्रोटीन क्या कहलाएगी? एक्टिवेटर प्रोटीन कहलाएगी। दूसरा केस बेटा ये है कि हो सकता है ये अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन से कोई भी प्रोटीन नहीं बनवाएगी। डू नॉट फॉर्म प्रोटीन फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगी। निगेटिव कंट्रोल, ये कहलाएगा बेटा निगेटिव कंट्रोल। जो प्रोटीन बनी उस प्रोटीन को बेटा हम क्या नाम देंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन। बात समझ में आई है बेटे? जो रेगुलेटर जीन है उसको हमने क्या नाम दिया? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा। और ये वो जीन होता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, और ये बनाएगा एक मैसेंजर आरएनए और उससे बनेगी प्रोटीन। वो प्रोटीन कहलाएगी रेगुलेटर प्रोटीन। ये प्रोटीन अपने आप को अगर एक्सप्रेस करेगी तो स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा लेगी। तो ऐसा कंट्रोल एक पॉजिटिव वे में हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया पॉजिटिव कंट्रोल। और प्रोटीन कहलाएगी एक्टिवेटर प्रोटीन। और अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो स्ट्रक्चरल जीन से किसी भी तरीके की प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगी। तो ऐसा कंट्रोल बेटा निगेटिव कंट्रोल होगा, और प्रोटीन क्या कहलाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। आई होप चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। दूसरे टाइप का जो जीन हम लोगों ने पढ़ा, दूसरे तरीके का जीन ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया? ये है स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन का दूसरा नाम होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। रेगुलेटर जीन के कंट्रोल में होता है, कंट्रोल बाय अदर जीन। इसको दूसरा जीन कंट्रोल कर। बात समझ में आ गई होगी बेटे? तो जीन एक्सप्रेशन में इतना ही। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है देन आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा टॉपिक और पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। ओके, बाय बाय बेटा।